असलम नाज़रीन, आज बहुत खुशी का मौका है। हमारे दफ्तर में जो हमारा रिसर्चर है उसने माशाल्लाह नई मोटरसाइकिल ली है और मिठाई खा के हमारे पेट फाट रहे हैं इस वक्त। उम्मीद है कैमरे के पीछे इसको थोड़ी शर्म आएगी, वो भी जाके आते हुए को कुछ देगा कि भाईजान को मिठाई ले आओ। ये चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। ये छोटी खुशियाँ हैं जो हमें सेलिब्रेट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी रियासत बड़ी खुशी तो देती नहीं। जो जंग की भी जीतने की खुशी थी वो भी जंग हमारे पे इंडिया ने मुसल्लत की थी। हमने जाए कोई इलाका फ़तह नहीं किया था, उस पर हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। हमने इंडिया को स्लैप डाउन किया था। स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हमारे बेहतर होते तो चलो एक मोमेंटरी खुशी थी मुल्क के अंदर। जिस तरह अरशद नदीम बेचारा अकेले जाके मेडल जीत के आते हैं तो हमें खुशी होती है, उसी तरह हमारे रिसर्चर ने जो मोटरसाइकिल लिया हमें उसकी खुशी होती है। तो उम्मीद है कि आज मिठाई आ जाएगी। रियासत जो है वो दुखी कैसे करती है? रियासत एक डबल गेम खेलती है। आफिया सिद्दीकी साहिबा का मुकदमा हम 2.5 साल से उठा रहे हैं, हमारे से पहले से लोग उठा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। गोरे वकील पाकिस्तान आके पॉडकास्ट कर जाते हैं बताने के लिए कि क्या जुल्म और बर्बियत उन पर नाफज हो रही है। लेकिन हमारी सरकार पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के या कैबिनेट मिनिस्टर की जगह से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जा सकते मुकदमे में पेश होने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आफिया सिद्दीकी साहिबा की बहन फौजिया साहिबा को बुला के ये कहते हैं कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं। ये दोगले लोग हैं, डबल गेम कर रहे होते हैं, इनकी नीयत नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने ख़त लिखा था जो बाइडन को क्लेमेंसी के लिए, यानी कि पार्डन के लिए, आफिया साहिबा के लिए, लेकिन वो डिनाई हो गया। इस वक्त पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की रियासत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाके मार्को रूबियो को मिल के आते हैं, जहाँ पे मार्को रूबियो स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब पाकिस्तान के मिनरल्स का ट्रेड डील और काउंटर टेररिज्म पे जो काम करें हम उसको मानते हैं, समझते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे कोई आफिया सिद्दीकी की बात नहीं होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हैं, वहाँ पे कोई आफिया सिद्दीकी की बात नहीं होती, क्योंकि आफिया सिद्दीकी साहिबा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक खातून है, पाकिस्तानी सिटीज़न है, और उस ज़माने में मुशर्रफ साहब ने तो पाकिस्तानी सिटीजन्स के पैसे लगाए हुए थे। ये $10,000 का, ये $20,000 का, ये $30,000 का, उनको बेच दिया जाता था। आज जब पूरी रियासत के लोग कह रहे हैं कि जनाब आफिया सिद्दीकी कुछ करें, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, कैमरा ऑप्स कर रहे हैं। फौजिया साहिबा से कई दफ़ा अमान की भी बात हुई है, जो उनकी बहन है। उनका जो दुख दर्द है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनको पता है उनकी बहन का है, उनको हर एक हार्श रियलिटी का पता है जो उनकी बहन के साथ गुजरी है, उनके बच्चों के साथ गुजरी है। वो रियासत के हर दरवाजे को खटखटा चुकी हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल रही। वो रोज़ ज़िंदा होती हैं, रोज़ शाम को मरती हैं। वो सुबह उठती हैं उम्मीद से कि आज वो दिन है जब रियासत के अंदर कोई सुन के मेरी बहन की मदद करेगा, और रोज़ रात को जब वो सोती हैं, जब वो सो सकती हैं, तो उनको पता होता है रियासत में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। जियो टीवी प्राइम टाइम पे वो नज़र नहीं आ रही, मुझे ARY पे नज़र नहीं आ रही। हर टीवी चैनल को रोज़ 1 मिनट का सेगमेंट करना चाहिए आफिया सिद्दीकी साहिबा पे, उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा पे, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। परवाह हमें किस चीज़ की है कि जो हमारे हैंडलर्स हैं उनका प्रोपेगेंडा हम कैसे कर सकते हैं। वो चाहे हमारे हैंडलर PTI हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई और सियासी जमात हो, का कोई बड़ा कारोबारी हो, उसका प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो पैसे देते हैं, पावर देते हैं। मीडिया आवाज़ होनी चाहिए थी कमज़ोर की ललकारने के लिए पावर कॉरिडोर को, ताकतवर लोगों को, ताकि मामलात बैलेंस हो सके। पैसे इतने ज़्यादा हैं ताकतवर लोगों के पास कि इंसान कम्पीट नहीं कर सकता, तो मीडिया ने वो आवाज़ बननी थी। वो आवाज़ बनने के बजाय मीडिया वो वेपन बन गया है जिसको उठा के हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया जाता है। कैसे? आदिल राजा साहब एक मुकदमा फेस कर रहे हैं, ब्रिगेडियर नसीर साहब ने किया हुआ है। आदिल राजा साहब ने उस मुकदमे में क्लेम किया कि ISI वॉज बिहाइंड द किलिंग ऑफ द जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब। 600 पेज का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया आदिल राजा के लॉयर्स की तरफ से, और कहा गया कि ये एक जिगसॉ पजल की तरह है, जब इसके पीसेस आप फिट करते हैं तो आपको साफ नज़र आता है कि ISI वॉज इन्वॉल्व इन दिस किलिंग। जज साहब जो UK हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ, इसमें ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं मिली जो ISI को इम्प्लिकेट करे अरशद शरीफ के मर्डर पे। हमारे मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कहते हैं गोरे की अदालत, क्योंकि वो बायस नहीं होती। तो जनाब गोरे की अदालत ने ये कहा है। अब हम क्या करें? इतना हमें प्रोपेगेंडा दे दिया गया है, इतना हमें बता दिया गया है कि ISI ने ये मर्डर किया, ISI ने ये मर्डर किया, ISI ने ये मर्डर किया। अब UK का हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि नहीं, इस रिपोर्ट में मुझे कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला कि ISI ने मर्डर किया। आदिल राजा साहब के क्लेम्स ये थे कि मेरे पास सोर्सेज हैं जो मुझे ये चीज़ें बताती हैं। उन सोर्सेज का कोई डॉक्यूमेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाए, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अरशद शरीफ किलिंग का प्रेजेंट किया उसके अंदर जो
600 पेज का डॉसियर था, कहा गया कि ये नहीं एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबल एविडेंस, इसके अंदर कुछ है नहीं जिसको हम कर सकें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि उन्होंने अपनी जो प्ली है, जो अपना डिफेंस है, वो एविडेंस बेस से शिफ्ट करके उसको पब्लिक इंटरेस्ट डिफेंस में कर दिया था, पर पब्लिक इंटरेस्ट डिफेंस का भी अभी तक वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। जो 3 की विटनेस वो लाए, शहजाद अकबर, शाहीन सिबाई, सैयद अकबर, इन सब ने मिक्स बयानात दे दिए। इनमें से शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मेरे कोई फाइनेंशियल टाइज नहीं आदिल राजा से, लेकिन मैं रेगुलर कांटेक्ट में था आईएसआई के साथ जब मैं ड्यूरिंग गवर्नमेंट था। सैयद अकबर साहब ने कहा कि वो और आदिल राजा साहब यूट्यूब इनकम शेयर करते थे बिफोर उनका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया, और तीनों ने एक्सेप्ट किया कि हम आदिल राजा के साथ कोलैबोरेट करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी गुफ्तगू करने के, जिस तरह कोलैबोरेशन होती है, जिस तरह हम फुजान के साथ करते हैं, इस्माइल के साथ करते हैं, कई और लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। 2022 के अंदर सैयद अकबर और ब्रिगेडियर नसीर की मुलाकात भी रिपोर्ट होगी। उसमें बकौल क्या कहते हैं ब्रिगेडियर नसीर के, अकबर ने कहा था कि एक्सपेडाइट करो शहबाज शरीफ के केस। नसीर ने कहा, क्या कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन बकौल सैयद अकबर के वो मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि सैयद अकबर ये कंसर्न्स रेज कर सकें कि ब्रिगेडियर नसीर बहुत सारी जुडिशरी में मेडलिंग कर रहे हैं, जो एक क्लेम था आदिल राजा का। लेकिन इस सब के अंदर कहीं भी सबूत नहीं था। ये प्रॉब्लम है जब मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा का टूल बन जाए कि बस आपने एक नैरेटिव चलाना है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि अभी आदिल राजा बहुत तनकीद कर रहे हैं इमरान रियाज खान पे कि तुम यहाँ पे शामिल नहीं होते, लेकिन आज से साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर हम आदिल राजा की गुफ्तगू इमरान रियाज खान के बारे में सुने कि ये तो टाउट है, ये टाउटी करता है, ये तो उनके साथ मिला हुआ है, ये आस्तीन का सांप है, ये सारी बातें उन्होंने की हुई हैं। आप समझ रहे हो क्या रहा है? जब एक बंदा या कोई बंदा किसी सियासी जमात, किसी ग्रोह, किसी टोले के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सिक्योर करने के लिए कुछ भी कह सकता है तो हर कोई एनिमी है। शेर अफजल मरवत हीरो है, अब एनिमी है। अली मीन गंडापुर हमारा वॉर टाइम जनरल है, अब एनिमी है। इमरान रियाज खान सुपर हीरो है लेकिन वो अब एनिमी है। सर ये तो नहीं हो सकता ना कि हर कोई दोगला है, हर कोई ही मिला हुआ है और अकेले आदिल राजा साहब सच्चे सिपाही हैं। ये कंपटीशन हो रहा है अभी कि कौन ज़्यादा वफ़ादार है ताकि वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सके। आदिल राजा साहब बकौल असद अली तूर के बहुत करीब थे बाजवा साहब के फादर इन लॉ, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के। आदिल राजा साहब डीएचए के लैंड प्रोवाइडर थे, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी। टीवी पे भी आते थे, तज्जिए के तौर पर भी पेश किया जाता था उनको, पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट, पैसे भी कमाए जा रहे थे। अब वो यूके में बैठे हुए। तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का अपना बंदा अब उनके ख़िलाफ़ हुआ है। तो ये एक इंटरनल फाइट है जो इस वक्त पब्लिकली हो रही है। वल्लाह आलम इन सब का आपस में क्या तनाव बना जिसकी वजह से इनकी दूरियां आ गई, इस्टेब्लिशमेंट और आदिल राजा, शहजाद अकबर साहब, शाहीन सिबाई साहब, क्या इनकी सोच फ़लसफ़ा है? शायद ये इमरान खान में जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वही चेंज ला सकते हैं। ये बातें हमें नहीं पता, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट्स अभी तक ये हैं कि यूके हाई कोर्ट जज के सामने जो केस चल रहा है उसमें पलड़ा कमज़ोर पड़ रहा है आदिल राजा साहब का। मुझे उम्मीद है कि ये केस आप सब खुद फॉलो करें, सिर्फ हमारे वर्ड पे ना रहें, जाके पढ़ें वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ताकि आपके सामने पिक्चर खुल सके। लेकिन पीटीआई के पास एक बड़ा सिंपल जवाब होता है, जब कोई चीज़ उनके हक़ में नहीं होती या तो वो बंदा गद्दार होता है या जज गद्दार होता है।
अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई इतनी पावरफुल है कि वो यूके के एक जज को हाई कोर्ट के इन्फ्लुएंस करके अपनी मनमानी करा सकती है, तो फिर तो हमें इनको मान लेना चाहिए आईएसआई को कि इन्हीं को मुल्क चलाना चाहिए। कि ये यहाँ बैठे हुए एक टूटती हुई इकॉनमी में एक मुल्क जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस 3 महीने से पहले किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, वो यूके का कोर्ट बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यूके की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारा निज़ाम कितना घटिया और कमज़ोर हो गया कि पाकिस्तान की आईएसआई वो निज़ाम चला रही है। फिर तो इंडिया के सारे फियर्स भी सच्चे हैं कि आईएसआई जो है वो दुनिया भर बैठ के कार्रवाइयाँ डाल रही होती है। तो प्लीज़ सर, होश के नाखून लें। ये नहीं हो सकता कि हम एक फेल्ड स्टेट हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बेकार है, हमारी फ़ौज बेकार है, और दूसरे साइड पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी ताकतवर है, हमारी फ़ौज इतनी कमाल है कि वो हर चीज़ मैनेज कर लेती है। ये दोनों बातें बेक वक्त सच नहीं हो सकती। यही प्रॉब्लम होता है जब आप पूरा सच ना बता सकें, आपको आधा सच बताना पड़े। देखिए ना, 190 मिलियन पाउंड केस है, पूरा सच क्या है जो अब सारे एडमिट करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक क्लोज डॉक्यूमेंट पे हमारे से साइन करवाए थे, हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। भाई क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ पेश कर दी गई थी कैबिनेट में जो पढ़ी नहीं जा सकती? आने वाले दिन में बाय द वे जब 26वीं यानी तरमीम के सवाल जवाब होंगे ना इन एमएनए से, ये कहें जी हमने पढ़ा ही नहीं था, तो बंदा कहेगा अल्लाह के बंदे तुमने पढ़ा नहीं था तो तुमने बिल कैसे पास कर दिया? ये पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है बाय द वे। पाकिस्तान के अंदर कई बिल, कई ऑर्डिनेंस, कई चीज़ें पास होती हैं, बंदों ने पढ़ी ही नहीं होती। उसी तरह उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की फाइल पास करवा ली कैबिनेट से कि यार मैंने कह दिया इसको साइन करो, बट ठीक है जस्ट डू इट। अगर उन्होंने कहा जी ठीक है करते। ज़ॉम्बीज़ हैं ये लोग, और इन ज़ॉम्बीज़ के नीचे हम लोग रहते हैं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो ज़ॉम्बीज़ हैं और वो कानून बनाते हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को गवर्न करते हैं। यही ज़ॉम्बीज़ खरबों रुपए के लोन ले लेते हैं, फिर कहते हैं यार पता नहीं पीआईए क्यों नहीं चल रही। सर, खरबों रुपए के आप लोन ले रहे हैं इसलिए नहीं चल रही। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। 2 साल भागने के बाद अब मेरे वालिद भी फौत हो गए, मेरी 3 बहनें, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अब और ये नहीं कर सकता, मैं कोर्टों के साथ अपना मामला कर लूँगा, मैं अल्लाह पे अपनी ज़िंदगी छोड़ता हूँ और मैं अब ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं जी सकता। अब इंटरेस्टिंगली इनफ ये सब कुछ उन्होंने किया 5 अगस्त से पहले, जब इमरान खान ने कॉल दी हुई थी कि हमने हतमी एक प्रोटेस्ट करना है जिससे हमने ईंट से ईंट बजा देनी है सिस्टम की, ताकि मुल्क में जेन्युइन रेवोल्यूशन आ सके और डेमोक्रेसी आ सके, पावर पॉलिटिक्स ख़त्म हो सके। तो हमाद अज़हर साहब का अब सब्र का पैमाना बिल्कुल टूट गया। अब बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करेंगे कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके नेक अमाल का उनको अजर दे, उनके गुनाहों पे उनको माफ़ करे। वो जी PMLQ के बानी थे, मुशर्रफ के बड़े क्लोज थे, तो हमाद अज़हर साहब तो बेसिकली हमेशा से जी फ़ौजी बंदे थे। जो PTI का बंदा ये बात आज करता है ना, उससे कहो शर्म करो। 2018 से जो तुम लोग कलाबे पढ़ते थे हमाद अज़हर के कि वो कितना आला बंदा है, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इसके वालिद साहब के PMLQ के लिक्स हैं। जब 2024 के इलेक्शन में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे इनके वालिद को आपने टिकट दिया, वो इलेक्शन जीते, तब आपको ये ख्याल नहीं आया था? आप लोगों को समझ आ रहा है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जमात थी, बहुत सारे उनके लोगों के डायरेक्ट मरासम थे, वो पाकिस्तान की सियासत संभाल थे 2018 में। ये बात 13 में भी नून में सच थी, 8 में PPP में भी सच थी। वो जब अलहदगी हुई इस्टेब्लिशमेंट उनकी, तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो घुटनों पे आ गई। क्या अलीम खान के इस्टेब्लिशमेंट से मरासम नहीं है? अलीम खान भी PMLQ में थे, मेजर फाइनेंसियर थे PTI के। तो PTI और BJP के पास सेम वॉशिंग मशीन है। जो बंदा हमारे साथ है वो दूध का धुला हुआ है, जो हमारे साथ नहीं है जी वो चोर है, करप्ट है, जालिम है, जाबर है। ये क्या बकवास है? BJP के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी टेररिस्ट की, उसके अंदर जो बंदा किसी पार्टी से करप्शन स्कैंडल में फंस रहा होता है, यानी कि BJP सरकार उस पर क्रैकडाउन कर रही होती है ED इस्तेमाल करके, वो चुप करके अपनी पार्टी छोड़ता है, BJP में ज्वाइन होता है, सारे केस ख़त्म हो जाते हैं। ये तो पाकिस्तान में होता रहा। तो अब हमाद अज़हर साहब सरेंडर कर रहे हैं, वल्लाह आलम इसका क्या मतलब है, ऐसा क्या रिज़ल्ट निकलेगा, देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अब जो हवा थी 5 अगस्त की वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। नियाज़ी साहब जो रिपोर्ट करते हैं आपका PTI बीट के ऊपर, उन्होंने भी कह दिया कि फ़िल वक्त सुलेमान और कासिम का कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आने को, और सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना भी होता तो पहले वो वीज़े अप्लाई करते।
जियो ने ख़बर रिपोर्ट की है कि जमाइमा ने अपने बच्चों को वापस इंग्लैंड बुला लिया कि जनाब आप यहाँ पे आ जाएं। यानी वो अमेरिका गए, उन्होंने कोशिश की अपने बाप के लिए, अब क्या वो पाकिस्तान आएंगे? नहीं। वैसे मैं आपको अपना एक तबसरा देता हूँ, वो पाकिस्तान आ भी जाएँ उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। एक MNA अपनी यूसीओ को कहता है, अपने MPS को कहता है इतने इतने बंदे तुमने इकट्ठे करने। पूरे पंजाब में इन्होंने सिस्टम मफलूज कर दिया। कोई MPA PTI का अगर कोई कॉर्नर मीटिंग भी करता है तो उस पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो पंजाब से तो बंदे इकट्ठे नहीं होने। KP के अंदर अली मीन गंडापुर की पोजीशन इतनी टाइट कर दी गई है कि मैं हैरान था, उसने MI और ISI के खिलाफ बयान दे दिए। जेन्युइनली हैरान था। ठीक है, आप सब भी हैरान होंगे ये बंदा क्या कह रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी उसकी CMशिप भी क्वेश्चन में, उसकी मेजॉरिटी इन असेंबली भी क्वेश्चन के अंदर है। सेनेट के अंदर वो बेचारे मफलूज हो गए हैं, बल्कि सेनेट के अंदर तो खुलेआम बात की जा रही है कि जो PTI का ये मेंबर इलेक्ट हुआ है लाहौर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, जिसने पैसे दे के किए हैं, वो तो 9 मई वाला बंदा है। 9 मई करके उसके बाद उसने माफ़ी मांग के PMLN ज्वाइन की हुई है। तो कल को जब सेनेट में चीज़ें वोट होनी होंगी तो वो बंदा हमारे हक में वोट करेगा। तो सेनेट भी उनके पास नहीं है। सूबे के अंदर एक के बाद एक डिज़ास्टर हो रहा है, मानसून की वजह से पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो पूरी उसकी पोजीशन इतनी टेनवस बना दी गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल करके लाखों बंदे इकट्ठे करके ले जाएगा इस्लामाबाद। और अगर ले भी जाएगा तो वहाँ क्या होगा? तो कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते भी हैं तो उन्होंने किसको लीड करना है हमें नहीं पता। इसलिए ये जो 5 वाली खबर है, ये मैं आपको अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जनाब मुश्किल लग रहा है कि इधर बंदे इकट्ठे हो सकें या फिर कोई सिस्टम चल सके। इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर ट्रंप ने कहा है कि हम हमास को हंट डाउन करेंगे जैसे जानवरों को किया जाता है। इस बात करने से ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि हमास की और गाज़ा के लोगों की कोई इस वक्त ट्रीटी नहीं हो पा रही इसराइल और अमेरिका के साथ। और ये क्लासिक बुलिंग मेंटालिटी है ट्रंप की। रशिया से उसने मुंह की खा ली, ठीक है। चाइना के साथ टैरिफ वॉर के अंदर उसको खुद अब कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। तो ट्रंप को कोई चीज़ चाहिए, इसको कह सके देखो मैंने क्या कर दिया। तो हमास, जिनको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनकी डिफीट में ट्रंप की भी बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। और ये नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक है कि जब उसने देखा कि पूरी दुनिया में ट्रंप को शिकस्त हो रही है अपने लेवल के टीम के साथ, यानी कि अमेरिका की टीम का लेवल रशिया और चाइना वाला है, वहाँ पे शिकस्त हो रही है, तो उसने खुद वो रास्ता दिखाया कि जनाब अगर हम हमास को ख़त्म कर दें, जो एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हुई हुई है, तो जनाब बड़ी वाह वाह हो जाएगी अपनी। तो अब ट्रंप का पूरा फोकस वहाँ पे आया हुआ है। पाकिस्तान को फिर ये सोचना चाहिए कि जो हमारी पोजीशन बनी हुई है इंटरनेशनल स्टेज पे, क्या वहाँ पे बनता नहीं है कि अब हम अपना प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू करें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस प्रेशर के तहत एक बेहतर डील नेगोशिएट कर सकता है। कतर वो प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकता, इजिप्ट वो प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकता, पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान की क्लोजनेस विद अमेरिका इस टाइम में बनेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका जब इसराइल के मामले में आता है और अगर पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर करता है तो वो पाकिस्तान से सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ इसराइल मांगता है। ये एब्राहम अकॉर्ड्स की क्रिटिकल शर्त थी जो बार बार पाकिस्तान को वो करने से रोक रही थी। और आज क्या कहते हैं, हम उस चौराहे पे फिर खड़े हैं कि इसराइल अपने इन रोड्स इतने बना चुका है अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, कि शायद ये सवाल पाकिस्तान को अगले साल 2 साल में जवाब देना हो कि जनाब क्या हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करेंगे या नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाम के अंदर इतनी सही नफ़रत है इसराइल के ख़िलाफ़ और उनकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ कि शायद हमारी रियासत अगर चाह भी रही हो तो हम ये काम ना करें। लेकिन जिधर दुनिया के मामलात जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होता अगले 2-3 साल में, तो फिर शायद रियासत ये मजबूरन फ़ैसला करे और मुल्क में दंगा फसाद शुरू हो जाए। जहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे अमेरिका मार्को रूबियो से मिलने और वहाँ से ख़बर आ रही हमारे मिनरल्स के बारे में, वहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो चाइना गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हाइब्रिड थ्रेट्स हैं हमारे ख़िलाफ़, हम उस पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। उसके अंदर चीफ़ और CPEC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें हुई। चीफ़ ने ज़ाहिर एक एक्शन प्लान दिया होगा कि जनाब मैं यहाँ पे हूँ कुछ तवील अरसे, 26वीं तरमीम के बाद मेरा टेन्योर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो बताएं हम क्या कर सकते हैं।
और इस वक्त बोथ चाइना एंड अमेरिका आर विलिंग टू डील विद पाकिस्तान डिस्पाइट दैम बीइंग एलाइज ऑफ देयर एनिमीज़। यानी चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी चल रही है, लेकिन वो पाकिस्तान को एज एलाई रख रहे हैं इसके अंदर। ज़ाहिर है ये सब कुछ इंडिया भी देख रहा है, अंदर इंदर सड़ रहा है और मर रहा है, और उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ब्लीक पोजीशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, चाहे वो मीडिया के रोल की हो। हम हर तरफ फेलिंग्स देख रहे हैं। तो इस दौर में लर्न टू एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। ये जो छोटी बातें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, इनको एंजॉय करना सीखें, क्योंकि बड़ा रिलीफ, बड़ा पैकेज, बड़ी खुशी शायद हमें कई टाइम तक ना मिले। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।